नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में विश्व हिंदी परिषद ने तिरुपति भोग प्रसाद में अपवित्रता एवं मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मछली का तेल और बीफ वाला घी मिलाए जाने पर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। जो संगठन द्वारा भोपाल में साधु संत समेत विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साधु संतों की मांग थी कि जिन्होंने ये पाप किया है, लोगों को फांसी की सजा दी जाए। विश्व हिंदी परिषद के लोगों ने रैली स्वरूप हजारों लोग शामिल हुए। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के बंगले पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन यहाँ पे करने के लिए आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। इसमें मूल हमारा जो है तिरुपति मंदिर में जो हमारा प्रसाद है, जिसको हम ये मानते हैं कि इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद हमारी समस्त बीमारियां खत्म हो जाएगी, हमें मोक्ष प्राप्त होगा। ऐसे प्रसाद में जो ये लोग मिलावट कर रहे हैं, मछली का तेल और गौमांस मिला रहे हैं, उसमें सूअर की चर्बी मिला रहे हैं, ये हिंदू समाज कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। उसी के तारतम्य में आज यहाँ पर सांकेतिक प्रदर्शन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा जा रहा है। भविष्य में यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई और दोषियों को अगर दंडित नहीं किया गया, हम तो मांग करते हैं, पूरा समस्त हिंदू समाज ये मांग करता है कि दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाए, अन्यथा उनको हमारे समाज को सौंप दिया जाए। समाज निर्णय करेगा कि उनके साथ क्या व्यवहार करना है, उनको क्या सज़ा देना है। मैं इतना ही बोलूँगा। दूसरा, जो हमारे हिंदू मंदिर हैं, पूरे देश में आज सरकारी नियंत्रण में जितने भी मंदिर हैं, उसका नियंत्रण खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि हम बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान को प्रसाद स्वरूप जो भी राशि अर्पण करते हैं, दान के रूप में देते हैं, उस राशि का उपयोग ये विधर्मियों को सहायता करने के लिए देते हैं, धर्म परिवर्तन के लिए देते हैं। तो मैं सरकार से मांग करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि वो इस तरीके की जितने भी मंदिर सरकारी नियंत्रण में हैं, उनको नियंत्रण से मुक्त किया जाए और बालाजी के प्रसाद में जो जिन लोगों ने भी इस तरह की धृष्टता की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जय श्री राम। उज्जैन महाकाल मंदिर के प्रसाद की भी आप क्या जांच करवाएंगे? देखिए, उसमें भी जहाँ पे भी प्रसाद में मिलावट है, वहाँ पे जांच की जाएगी। और अभी सभी समाज, सभी सनातन धर्मी लोग इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि प्रसाद हम मार्केट का नहीं लेंगे, बाजार का बना हुआ नहीं लेंगे, घर से जो बना हुआ प्रसाद आएगा वही भगवान को अर्पण किया जाएगा। ऐसी हम समस्त हिंदू समाज से ये प्रार्थना करते हैं कि ये जो मिलावट का धंधा है उसको बंद करना है। हमारे भगवान को पवित्र प्रसाद लगे, उनकी पवित्रता बनी रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने घर से प्रसाद लेके जाएं और भगवान को अर्पित करें। जय श्री राम। एक मिनट जी, में तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद में मिलावट की बात सामने आई, निश्चित ही दुखद है। ये हमारे समग्र हिंदू समाज, सनातन समाज और अहिंसक समाज के लिए अपमान की बात है और चिंता का विषय है कि हमारे साथ ऐसी, हमारी भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है। सकल जैन समाज भोपाल इस कृत्य की निंदा करती और शासन से मांग करती कि ऐसा जो दुष्कृत्य हुआ है इसके बारे में जाँच की जाए और कहीं भी दोबारा ना हो, ताकि हमारी भावनाओं से खिलवाड़ ना हो। हम ऐसी मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि दोबारा ऐसा काम ना हो। एक मिनट के चलते हैं कि हमको इससे मोक्ष मिल जाएगा, हमारी पूरी बीमारियां समाप्त हो जाएगी इस प्रसाद को ग्रहण करने से। उसमें ये लोग सूअर की चर्बी और गोमांस मिला रहे हैं और उसमें मछली का तेल मिला रहे हैं, ऐसा प्रसाद वितरण कर रहे हैं। इससे समस्त भारतवर्ष के हिंदुओं की भावना को बहुत ठेस पहुंची है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और नहीं तो हमारे समाज को उनको दे दें, सौंप दें। हमारा समाज निर्णय करेगा कि उनके साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, उनको क्या सज़ा दी जानी चाहिए। मैं इतना ही बोलूँगा कि अभी ये सिर्फ एक हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है। इसके बाद हो सकता हमको वृहद रूप में इसका करना पड़े, वृहद रूप में धरना प्रदर्शन करना पड़े और पूरे इस देश में जो शांति के साथ हम लोग रह रहे हैं, पूरा देश आज शांति के टापू के नाम से जाना जाता है। यदि हमारी भावनाओं को इस तरह से ठेस पहुंचाई गई तो हो सकता है अशांति पूरे देश में फैल जाए। मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से सरकार से प्रार्थना करता हूं, बार बार निवेदन करता हूं कि हमारी जो भावनाएं आहत हो रही है उनको रोका जाए, नहीं तो ऐसा नहीं है कि जो हिंदू आज शांत है वो अशांत हो जाए।
जैसा आप सबको मालूम है, हिंदुओं की आस्थाओं और मान्यताओं पर निरंतर कड़े प्रहार हो रहे हैं और समाज को आज जो घटित हुआ तिरुपति बालाजी में, प्रसाद में बीफ और मछली का तेल, ये एक बहुत बड़ा विषय है। ये हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है और हिंदुओं के आस्थाओं का प्रतीक, और जिसको प्रसाद को ग्रहण करता है हर हिंदू, उसमें इस तरह की मिलावट कर कर हमारा धर्म भ्रष्ट करने का जो प्रयास किया गया है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता उसकी भर्त्सना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कोई भी दोषी बचे ना, और ऐसे दोषियों पर तो सीधा उनको फांसी दे देना चाहिए और नहीं तो समाज के सुपुर्द कर देना चाहिए। समाज उनका निर्णय स्वयं कर सकता है। दूसरा, अभी जितने भी मंदिर हमारे सरकारी नियंत्रण में, उन सभी मंदिरों को सरकार नियंत्रण से मुक्त करे। हिंदू समाज सक्षम है, हिंदू समाज अपने मंदिरों की रक्षा स्वयं कर सकता है। 77 साल पहले जो प्रथा अंग्रेज़ों ने, जैसे आपने देखा होगा, मुगलों के आक्रांताओं ने हिंदू मंदिरों को लूटा और अंग्रेज़ों ने चाल चलकर उन मंदिरों का सरकारीकरण किया और वो लूट 77 साल से निरंतर जारी है। वो लूट आगे ना चल पाएगी, ये हिंदू समाज का संकल्प है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का संकल्प है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। समाज के जागरण का काम हम करेंगे, समाज को जगाएंगे, समाज को आगे लाएंगे और सभी मंदिर जो सरकार के नियंत्रण में, उनका नियंत्रण वापस लेंगे। और जब तक ये भोग में जिन्होंने मिलावट की है, भोग के घी में, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, उनको फांसी नहीं होती, तब तक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता अपना आंदोलन करते रहेंगे। आज हम एक ज्ञापन के माध्यम से कि ये जिन्होंने भी इस तरह का कृत्य किया उन पर कार्रवाई हो और जितने सरकारी मंदिर अभी सरकारी तंत्र में है उनको सरकार मुक्त करे, ये ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को देने जा रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि इसको मुख्यतः अपने उसमें दें। भोपाल बीजेपी पार्षद रवि वर्मा के साथ महिलाओं ने की मारपीट, जिसका वीडियो देर शाम सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ। वहीं दूसरी ओर थाना प्रभारी चूना भट्टी द्वारा बताया गया कि दोनों ही पक्ष थाने में अपनी अपनी शिकायत दर्ज कराने आए थे, जहां पार्षद द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा पूर्व में घूमती माफिया के खिलाफ अतिक्रमण की कार्रवाई कराई गई थी, जिसके चलते पहले भी उनका एवं राहुल मीणा, विक्रम मीणा और पारस मीणा से विवाद हुआ था। इसके बाद आज वे जब वहां घूमती माफिया की दुकान के बगल में बैठे थे, तभी राहुल मीणा के परिवार की महिलाओं द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। घटना को अंजाम दिया गया। वहीं दूसरी ओर महिला पक्ष ने भी छेड़छाड़ की बात कही और साथ ही छेड़छाड़ की शिकायती आवेदन भी थाने में दिया है। पुलिस द्वारा दोनों ही पक्षों की शिकायत दर्ज कर ली गई है। जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद पार्षद राहुल मीणा ने भी अपनी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें उनके द्वारा पूरे घटनाक्रम बताया गया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ महिलाएं कुछ पार्षद को मारती नजर आ रही है, क्या है पूरा? एक्चुअली अरविंद कुमार वर्मा की तरफ से FIR ली गई है अभी। इसमें उसका ये कहना था कि वहाँ पे उसका दोस्त था अवतार सिंह राजपूत, उसकी चाय की दुकान है, वहाँ पे बैठ के चाय पी रहे थे, तो बगल में इनकी भी दुकान है, पारस मीणा की भी दुकान बगल में ही है, तो वो लोग आके गाली गलौज और मारपीट करने लगे। मैम, किस वजह से लड़ाई झगड़ों की कुछ वजह? ये अभी लड़ाई झगड़ों की वजह है कि ऐसा अभी तक की जांच में जो सामने है कि इसकी इनकी पहले भी किसी बात को लेकर रंजिश थी, तो उसी बात को आरोप लगाया है कि वो जो पार्षद हैं वो उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। ये तो वीडियो वायरल होने के बाद जब दोनों पक्ष थाने आए तो दूसरा पक्ष का ये कहना है कि ये मेरे साथ तो इस तरह का आवेदन प्रस्तुत किया है, तो वो आवेदन की भी जांच होगी। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस बेस पे आगे कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं को कहना है कि 1 साल पहले भी हम लोगों की लड़ाई इस तरह की हुई थी, उसके बाद भी हमने आवेदन दिया था थाने में। ये अभी मेरी देखूंगी किस थाने में इनके द्वारा क्या आवेदन दिया गया था और आवेदन का मुद्दा क्या था, बेसिक इन लोगों के बीच क्या चीज़ें थी जिसके बीच में FIR हुई थी। मैं इंजीनियर अरविंद कुमार वर्मा, मैंने SATI विदिशा से इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। मैं वार्ड क्रमांक 48 से पार्षद हूँ। मैंने पार्षद बनते से ही अपनी क्षेत्र की जनता से वादा किया था कि मैं अपने वार्ड को गुमटी मुक्त एवं अतिक्रमण मुक्त बनाऊंगा। मैंने पार्षद बनते से ही अपने वार्ड के जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की थी
जिसके कारण मुझे बुलडोज़र पार्षद के नाम से जाने लगा था और मुझे मेरे क्षेत्र के रहवासियों ने और मेरे पार्टी के लोगों ने मेरी बहुत सराहना की थी। और इसके बाद से ही ये तीनों भाई राहुल मीणा, पारस मीणा, विक्रम मीणा, राहुल मीणा अभी जो कि रेप कांड में भोपाल जेल में बंद है, पारस मीणा लगातार मेरे पीछे कुछ ना कुछ संदिग्ध गतिविधियां करता रहता था। मैं आज जब अवतार राजपूत की दुकान पर चाय पी रहा था तो इनने सोची समझी रंजिश के तहत मेरे ऊपर जानलेवा हमला अपनी घर की महिलाओं से करवाया। साथ में वह स्वयं भी था। मैं अनुसूचित जाति वर्ग से आता हूँ। मैंने अपने परिवार का एकमात्र पहला इंजीनियर हूँ और मैं इस तरीके किसी भी कृत्य में संलिप्त नहीं रहता हूँ। मेरी दुकान के अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई करने के कारण ये लोग मेरे से रंजिश पाल के बैठे थे और मेरे विरुद्ध आए दिन कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते रहते थे। राजनीति शुरू करने से पहले मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करता था। मेरी नौकरी छोड़ने का मेन उद्देश्य मैं भारतीय जनता पार्टी की एवं आरएसएस की रीति नीति से बहुत प्रभावित था। इसी उद्देश्य से, जनता की सेवा करने के उद्देश्य से मैंने अपनी नौकरी को त्याग कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और मैंने जनता की सेवा करने का प्रण लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सेवक बना। ये तीनों भाई संदिग्ध अपराधी हैं। इन्होंने आए दिन लगभग आज तक 100 से ज़्यादा इनके खिलाफ केस पंजीबद्ध हैं और इनकी नीति बहुत गंदी है। ये लोगों के खिलाफ उल्टे सीधे साजिशें करते रहते हैं और इनके खिलाफ भोपाल में के कई थानों में बहुत सारे प्रकरण दर्ज हैं। जब ये महिलाओं के साथ मेरे ऊपर हमले करवा रहे थे तब पारस मीणा की पत्नी बोल रही थी, अभी रुक, तेरे खिलाफ 376 का भी मुकदमा दर्ज करवाऊंगी, फिर तू जेल में सड़ेगा। ऐसा सोशल मीडिया की जो पोस्ट मार्केट में चल रही है उसमें साफ सुनाई दे रहा है। मेरे और मेरे परिवार को और मुझे जान का खतरा है। मैं आपसे अपने परिवार की सलामती के लिए सहायता चाहता हूं। धन्यवाद। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान, शिवराज सिंह के झारखंड वाले बयान पर किया पलटवार। किसान को 40,000 मुआवजा दिलाने शिवराज लगातार कमलनाथ पर दबाव डाल रहे हैं। अब उनकी सरकार में नहीं मिल रहा है किसानों को मुआवजा। बीजेपी ने लाडली बहनों को धोखा दिया, 3,000 का वादा कर 1,250 रुपए दे रही है। लाडली बहनों के पतियों को दिए जा रहे भारी बिजली के बिल। शिवराज झूठ बोलते हैं। अब झारखंड में क्या उनके इन झूठों को कॉपी किया जा रहा है? साथ ही मैं हर मंगलवार को शिवराज सिंह चौहान से समय मांगता रहूंगा जब तक वो मुझसे मिलने को तैयार नहीं होते। शिवराज सिंह से मिलकर उनसे मांगूंगा सभी सवालों के जवाब। कानून का खौफ कम हो गया है। महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार 5 साल में डबल हो गए हैं। मध्य प्रदेश में सरकार से कुछ होने वाला नहीं है। राजनीतिक दल होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम बेटियों की रक्षा के लिए कदम उठाएं। कांग्रेस चलाएगी बेटी बचाओ अभियान। ये सरकार गलतियों की सरकार है। सरकार हर रोज कर्ज ले रही है। कर्ज लेकर भ्रष्टाचार करने का काम किया जा रहा है। उस समय के मंत्रियों को और अभी के मंत्रियों पर होनी चाहिए कार्यवाही। ये विस्तार से कांग्रेस पार्टी कल अपनी बात रखेगी। इस सरकार से बेटियों 4 साल पहले 19,000 प्रकरण बनते थे मध्य प्रदेश में बेटियों के इस तरह के अनाचार, अत्याचार और बलात्कार। इस पिछले साल दर साल ये 38,000 से ऊपर 40,000 के आसपास इस बार हो गए। यानी सीधा डबल। यानी सरकार का खौफ खत्म हो गया। कानून की भावना, हम फांसी लगा देंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवा देंगे, कैसी बातें शिवराज जी और उनकी सरकार ने की थी, जग जाहिर है। मैं मानता हूं सरकार से अब अपेक्षा नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है, उसका दायित्व सरकार के को आईना दिखाने के साथ साथ जनता की लड़ाई लड़ने के साथ साथ सामाजिक सरोकार का भी। हम आने वाले समय में बेटी बचाओ अभियान कांग्रेस पार्टी चलाएगी, जिसकी विस्तृत रूपरेखा हम कल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बेटी 1 साल से लेके 10 साल, 1 साल से लेके 15 साल की बच्चियों के साथ अनाचार का मध्य प्रदेश राजधानी कैपिटल है।
मैं मानता हूँ शर्म से डूब के मर जाना चाहिए सत्ता में बैठे लोगों को। शिवराज सिंह चौहान साहब एक ऐसे पहले राजनीतिक व्यक्ति है जिन्होंने झूठ बोलने को लेकर उनको कोई ऑस्कर पुरस्कार हो तो मिल सकता है। यही मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 3100 धान की बात की थी, 2700 गेहूं की बात की थी, अतिथि विद्वानों को नियमित करने की बात की थी। यही कृषि मंत्री है जिन्होंने यहाँ का वोट लेके पूरे देश की सबसे बड़े मंत्रालय कृषि विभाग में स्थापित हो गए, पर यहाँ 6000 रुपये किसानों के बेटे जब मांग करते हैं तो मौन हो जाते हैं। शिवराज जी, आपको याद होगा जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो ओला पाला गिरा, सोयाबीन समाप्त हो गई थी, तो आपने कहा 40,000 रुपये से कम का मुआवजा किसान सहन नहीं करेगा और हम लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पे बैठेंगे। और फिर किसानों से पूछा था बैठोगे कि नहीं बैठोगे, तो किसानों को इस तरह से प्रेरित किया था। शिवराज जी को अब बताना पड़ेगा प्रदेश को कि 40,000 रुपया किसानों को अब मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं, कि सोयाबीन समाप्त हो। लाडली बहना से धोखा किया आपने। 3,000 की बात की थी बहन को देने की, उसको 1200 रुपये दे रहे हैं और उसके पति को 5,000 रुपये का बिजली का बिल पीछे से दे रहे हैं। ये बात क्यों नहीं बताई आपने? झारखंड में नकल कर रहे हैं आपकी नकल ये क्यों नहीं हो पा रही है कि यह बिजली के बिल से त्राही मच गई। शिवराज जी जब बोलते हैं झूठ बोलते हैं, और मैं मानता हूं कि मैं उनसे समय मांग रहा हूं। वो मंगलवार को किसानों की समस्याओं को लेके हर बार मिलेंगे। कल मंगलवार है, फिर मैं समय मांगूंगा। हर मंगलवार को मैं शिवराज जी को एक ट्वीट के माध्यम से और पत्र के माध्यम से समय मांगता रहूंगा। पिछले मंगलवार को मांगा था, अब इस मंगलवार को भी। वो जरा समय तो दे कि वो कितना सच बोलते और कितना झूठ बोलते, उसकी संवाद हो जाएगा। 1,29,000 रुपये आप दीजिए, आदेश भी आ गया, एक व्यक्ति को दिए जा रहे हैं। ये सरकार ही गलतियों की सरकार है। इसके हर विभाग में गलती करप्शन के लिए की जाती है। एक ही काम है, 100 करोड़ रुपए रोज कर्जा लो, 100 करोड़ रुपए रोज कर्जा लो और अपनी मनमानी, अपनी विचार को डेवलप करने के लिए जनता को कर्ज के बोझ में डुबो दो। ये अनियमितता नहीं है, ये करप्शन है। इसमें उस समय के मंत्रियों को, आज के समय के मंत्रियों को पनिशमेंट होना चाहिए और उनका अगर कोई वेतन भत्ता मिलना चाहिए जो वन विभाग में थे और देते रहे, तो वो भी लेना चाहिए। सर, भाजपा कटी गई, उसमें कांग्रेस के नेता का नाम आ रहा है, विनय सिंह राजपूत। तो जो भी ऐसी घटना करेगा, कानून को अपना काम करना चाहिए। कोई हो, अगर बहनों के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता, अत्याचार किया तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। जीतू भाई का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा ये बताता है कि जब भी कहाँ क्राइम होगा तो बीजेपी के लोग पीछे आएंगे, जब भी कोई महिला पे अत्याचार, अनाचार होगा तो बीजेपी के लोग पीछे आएंगे, जब सार्वजनिक नेताओं की पिटाई, ये इनके असली कर्मों की सजा जनता देने लगी। आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी को अपना आत्ममंथन करना चाहिए कि उनके नेता पिट क्यों रहे। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन लोगों का कहना है कि सरकार इन्हें गलत नियम के आधार पर अपात्र घोषित कर रही है। चयनित अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें गंभीरता से नहीं ली गई तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगी। कभी कोविड का हवाला दिया जाता है तो कभी नियम कायदों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर इन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाता है। इन्होंने सरकार से मांग की है कि इन्हें तत्काल प्रभाव से नियुक्ति दी जाए। देवास से हूँ सर जी, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्या? जी सर, हम सभी लोग मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के चयनित अभ्यर्थी हैं जो मेरिट में हैं। सर, हम लोगों को अभी एक नियम के अनुसार जो नियम थोपा जा रहा है हम पे और उससे हमको प्रभावित करते हुए रिजेक्ट कर रहे हैं। वो नियम ऐसा है, विभाग का कहना है कि 27/1/2023 को पात्रता परीक्षा की जो आवेदन दिनांक थी उस समय हम प्रथम वर्ष में थे बीएड के, न कि अंतिम वर्ष में, इसलिए हमको बाहर कर रहे हैं। लेकिन हम सत्यापन दिनांक जो थी इनकी, उसके पूर्व हम बीएड कर चुके हैं सर, और हमारे पास अंकसूची प्राप्त कर चुके हैं और हमने काउंसलिंग में भाग भी लिया है। लेकिन अभी 12 एवं 13 सितंबर को विभाग ने हमको पत्र जारी किया व्यक्तिगत रूप से सभी को, और हमको साक्ष्य के साथ
यहाँ प्रस्तुत होने को कहा था 23 और 24 सितंबर को। हम लोग साक्ष्य के साथ प्रस्तुत हुए। हमने यहाँ साक्ष्य रखे कि हम लोग निम्न नियमों से पात्र हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है 16/7/2019 को आया था। वह नियम में ऐसा लिखा हुआ है कि बीएड में प्रवेशित या अध्ययनरत मतलब बीएड में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी भी पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र है। और अगर वो उसमें मेरिट में आते हैं मतलब क्वालिफाई करते हैं तो चयन परीक्षा में भी बैठ सकते हैं। और विभाग की दस्तावेज सत्यापन दिनांक के पूर्व अगर डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो वो नियुक्ति हेतु भी पात्र है। लेकिन अभी सर विभाग द्वारा हमको अपात्र घोषित किया जा रहा है। हमने विभाग को बताया भी है कि पिछली भर्ती जो थी पूर्व में आयोजित भर्ती उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 उसमें आपने 4 वर्ष का एक्सटेंशन दिया है। 29/9/2022 तक नियुक्ति दी है, जबकि आपने डिग्री कंप्लीट तो 25/9/2018 को ही मांगी थी। तो उनका कहना है कि उस समय कोविड आया था। सर कोविड तो फरवरी 2020 में आया था, तो पहले वाली भर्ती विज्ञापन पर बाद से कैसे प्रभाव हो सकता है सर? तो विभाग इसका जवाब नहीं दे रहा है सर, और अपने नियमों की तानाशाही करके हमको बाहर कर रहा है देश में सर। अगर सर अभी हम आपके माध्यम से शीर्ष तक बात पहुंचा रहे हैं, हमने सभी इस शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी मंत्रीगण, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जनजाति विभाग के कार्य मंत्री जी, फिर अपर संचालक डीपीआई हो चाहे जनजाति कार्य विभाग हो, आयुक्त महोदय हो, सचिव महोदय हो, सबसे हमने ज्ञापन देकर निवेदन किया है। और अभी हम आपके माध्यम से फिर से बात ऊपर शीर्ष तक पहुंचा रहे हैं। अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो सर हम मजबूरन होकर हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। और फिर धरने प्रदर्शन की भी जो भी अर्धनग्न प्रदर्शन, बाल मुंडवाना, वो सब हम आगे कार्य करेंगे सर। और सर हम तो बेरोजगार है, धक्के खा रहे हैं, इधर उधर से ताने सुन रहे हैं, तो यहाँ आके सर डंडे खा लेंगे। लेकिन हम प्रदर्शन करेंगे और हमारी मांग जायज़ है। हम लोग मेरिट में है और हम चयनित है। हम कोई अलग से कोई पदवृद्धि की मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग को चयनित में है सर। हमारे लिए पद 8,720 पहले से सैंक्शन है, उसी में हम हमारी दावेदारी मांग रहे हैं। इंदौर शहर इन दिनों अवैध मादक पदार्थ का गढ़ बनता जा रहा है, जहां अवैध मादक पदार्थ में अभी तक सिर्फ पुरुष ही शामिल होते थे, मगर अब महिलाएं ज्यादा मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल हो रही हैं। पुलिस द्वारा पिछले 15 दिनों में 3 महिलाओं को लाखों रुपए की ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इंदौर शहर देश में स्वच्छता में 7 बार नंबर 1 पर काबिज है, मगर अवैध मादक पदार्थ में भी नंबर 1 बनने की तैयारी कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंदौर शहर की, जहां अभी तक अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में सिर्फ पुरुष और नाबालिग बच्चे शामिल हुआ करते थे। वहीं अब महिलाएं ब्राउन शुगर की तस्करी में शामिल होकर इंदौर शहर का नाम रोशन कर रही हैं। वहीं रविवार को आजाद नगर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए एक महिला को लाखों रुपए की ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है, जहां महिला द्वारा सोशल मीडिया पर नशे का सेवन करने का वीडियो लाइव किया गया। वहीं अगर पिछले 15 दिनों की बात की जाए तो महिला के साथ पुरुषों को भी लाखों के अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया था। वहीं डीसीपी विनोद मीणा का कहना है कि इंदौर शहर महिलाओं द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी का ट्रेंड बनता जा रहा है, क्योंकि पुलिस द्वारा महिलाओं के प्रति सेंसिटिविटी हाई लेवल की रहती है। न्यायालय का पालन करना होता है, जिसका फायदा उठाकर महिलाओं से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करवाई जा रही है। तस्करी में जो भी शामिल हो, महिला, पुरुष और बच्चे, पुलिस द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल हमें हमारे मुखबिर द्वारा एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसके तहत उसमें एक महिला और एक पुरुष को नशे का सेवन करते हुए देखा जा रहा था। साथ ही साथ उनके द्वारा नशे का प्रचार प्रसार करते हुए भी सुना जा रहा था। उसके पश्चात हमने अपनी थाना की टीम लगाई। वीडियो में जो लोग हमें प्राइमा फेसाई दिखे उनकी जांच पड़ताल करने हेतु। तत्पश्चात वह एक महिला और एक पुरुष के रूप में ट्रेस हुए, जो कि भील कॉलोनी मूसाखेड़ी के रहने वाले हैं। उसके पश्चात हमने महिला के घर की संपूर्ण रूप से तलाशी की गई, तो तलाशी के अंदर हमें महिला के घर से 13 ग्राम के आसपास ब्राउन शुगर जब्त हुआ। और तो इस प्रकार से हमारे द्वारा थाना आज़ाद नगर में 8/21 का एक प्रकरण कायम किया गया। सर, अक्सर देखा जा रहा है कि पुरुष इसमें इन्वॉल्व लेते थे नशे के सौदागर बनकर, अब महिलाएं आगे आ रही हैं सर, इसमें क्या? देखिए, निश्चित तौर पे हमारे द्वारा अभी तक काफ़ी ऐसी कार्रवाइयाँ की गई हैं जिसमें महिलाएं आरोपी निकली हैं एनडीपीएस के प्रकरणों के तहत, और ये ट्रेंड डेफिनेटली बढ़ता जा रहा है। इसके कुछ मुख्य रूप से कारण रहते हैं कि चूँकि पुलिस महिलाओं के प्रति थोड़ा हमारी सेंसिटिविटी हाई लेवल की रहती है कि किसी भी जो भी माननीय न्यायालय के आदेश हो गए उनकी संपूर्ण रूप से पालन करना, जैसे उनकी गिरफ्तारी तयशुदा समय के अंदर ही करना। तो इस प्रकार मेरे ख्याल में इसका फ़ायदा उठा के महिलाओं द्वारा इस प्रकार का या महिलाओं से करवाया जा रहा है। तो चूँकि अभी हमने नशे के प्रति हमारे इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है, तो हम जो भी इसमें संलिप्त, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हमारे द्वारा सभी पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं
कितनी महिलाओं को अभी तक पकड़? देखिए, अभी हाल फिलहाल में अभी मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, बट अभी हाल फिलहाल में हमारे हमने एनडीपीएस की धाराओं में 3 महिलाओं को हाल फिलहाल में बुक किया है पिछले आगामी 10-15 दिनों में, और पूर्व में भी कई ऐसी महिलाएं होंगी जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ निश्चित तौर पे की गई हैं। उनको पिट्स एनडीपीएस एक्ट के तहत निरुद्ध भी किया गया है 6 महीने के लिए। तो इस प्रकार जैसा कि मैंने बताया, आगामी दिनों में भी कोई भी नशे का व्यापार कर रहा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर महिला है, पुरुष है, बच्चा है, जो भी है, सभी को हमारे द्वारा चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, कहाँ से लाते तो किस तरीके से सेल करते थे? देखिए, इसमें एक पुरुष है, जैसा मैंने बताया, एक महिला है, तो पुरुष अभी फरार है। महिला का ऐसा कहना है कि पुरुष महिला को लाके देता था। अभी उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने टीम रवाना कर रखी है। उसकी गिरफ्तारी के पश्चात हमको और क्लूज मिलेंगे इसमें कि भाई ये लोग कहाँ से मादक पदार्थ लेके आया करते थे। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप मालिक दीपेश और उनके भतीजे वरुण पर 4 बदमाशों ने चाकू से हमला किया। घटना का कारण पेट्रोल पंप पर बुलेट के साइलेंसर से पटाखा फोड़ने का विवाद सामने आया है। दरअसल तेजाजी नगर स्थित पेट्रोल पंप पर बाइक सवार 2 नाबालिगों ने पटाखा फोड़ने की कोशिश की। पेट्रोल पंप मालिक दीपेश ने उन्हें रोका, जिसमें नाबालिगों में गुस्सा फैल गया। कुछ देर बाद 2 नाबालिग सहित 4 बदमाश हथियारों से लैस होकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे और दीपेश और वरुण पर चाकू से हमला कर दिया। डीसीपी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। तत्काल कार्रवाई करते हुए तेजाजी नगर पुलिस ने 2 नाबालिग सहित अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। तेजाजी नगर में कल एक घटनाक्रम हुआ था रात्रि में, जहाँ पे कुछ लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने आते हैं। उनके द्वारा चौकी मोटरसाइकिल से चिंगारी निकल रही थी, तो पेट्रोल पंप के जो मालिक है और जो पेट्रोल पंप का जो उनका वर्कर था, उनके द्वारा इसका विरोध किया गया। तत्पश्चात वो लोग वहाँ से चले गए और वापसी में और लोगों को लेके आए। इस प्रकार 4 लोगों द्वारा 2 लोगों के ऊपर चाकू से हमला किया गया। हमें सुबह हॉस्पिटल से तहरीर मिली, उसके अनुसार हमने टीम का गठन करके सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इसमें कुल 2 आरोपी नाबालिग हैं और 2 आरोपी बालिग हैं।